नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चाहे मस्जिद को गिराने का मामला हो या फिर जिस तरीके से शिंदे सरकार ने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का ऐलान किया है वो मामला हो, जिसको लेकर लगातार AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी शिंदे सरकार पर भड़के हुए हैं। जी हां, ओवैसी लगातार महाराष्ट्र सरकार को घेर रहे हैं। उनकी तरफ से एक के बाद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है, जिसमें शिंदे सरकार पर वो जमकर हमला बोल रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ये मस्जिद को गिराने का मामला सामने आया है, जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसको लेकर दरअसल ओवैसी ने सवाल उठाए हैं और शिंदे और साथ ही फडणवीस को घेरते हुए ये पूछा है कि आखिर कानून व्यवस्था महाराष्ट्र की कहां है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम जो लोग हैं वो दरअसल अपने वोट से इसका जवाब दें। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो लगातार ओवैसी की तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से महाराष्ट्र में दरअसल शिंदे सरकार ने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का ऐलान किया है, जिसके जरिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ स्थल के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन शिंदे सरकार की इस योजना पर अब लगातार ओवैसी सवाल उठा रहे हैं और ओवैसी इस योजना को लेकर भड़के हुए हैं। दरअसल ओवैसी की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने शिंदे सरकार की इस योजना को तुष्टीकरण बताया है और पूछा है कि क्या ये रेवड़ी नहीं है। ओवैसी ने बाकायदा ये लिखा कि महाराष्ट्र सरकार 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की पेशकश करने वाली मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना लेकर आई है। 2 मुस्लिम स्थलों, कुछ गुरुद्वारों और चर्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो स्थल हैं वो हिंदू तीर्थ स्थल हैं। क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? क्या ये रेवड़ी नहीं है? जो श्रद्धालु हैं वो अपने आप ये तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ये ओवैसी का पोस्ट है, जिसको लेकर अब ओवैसी जनता के बीच घिर चुके हैं, क्योंकि सरकार लगातार जिस तरीके से हज यात्रियों को सुविधा देती है, जिस तरीके से हज पर जाने वाले तमाम लोगों को सरकार की तरफ से तमाम जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं और बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया जाता है, लेकिन तब ओवैसी सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन अगर कोई भी बीजेपी शासित राज्य, जैसा कि हमने देखा कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा या ये योजना सरकारों की ओर से चलाई गई है, और ऐसे में अब तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ओवैसी से कि हज सुविधा ऐप से लेकर मोदी सरकार ने हज यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं दी हैं, क्या तब आप नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? ये सवाल लगातार ओवैसी से पूछे जा रहे हैं। लेकिन बता दें कि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले अब सियासत महाराष्ट्र में गरमाई हुई है अलग अलग मुद्दों को लेकर। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक मस्जिद को गिराने का ये मामला है। हालांकि ये जो खबरों के मुताबिक मामला है, ऐतिहासिक विशालगढ़ किले को अतिक्रमण से मुक्त कराने के अभियान के अंतर्गत ये पूरा मामला सामने आया है। और खबर यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम उदाहरण विशालगढ़ का किले पर पिछले कुछ साल से अतिक्रमण लगातार हो रहा है, जिसको लेकर वहां के पूर्व सांसद संभाजी राजे ने इस किले पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर विशालगढ़ अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है, जिसके तहत ही ये मस्जिद जो है इसको गिराया गया है। लेकिन ओवैसी इस पूरी खबर को लेकर भी भड़के। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर, और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है, और वहां पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है, और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानिमाजों को। जो वहां पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर
उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया और अब पुलिस तमाशाई बनी बैठी है। तो ये पूरा एनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहां की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्वगुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्वगुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्वगुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डेलिबरेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की। इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करे, कितनों को अरेस्ट करे आप? हर वक्त यहां पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशे बने बैठी हुई है। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को, एमआईएम पार्टी कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए। कोई तो आवाज उठाए ना। वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से। ये रेवड़ी नहीं है, ये कम्युनलिज्म नहीं है। नहीं सुनिए आप, ये तो महाराष्ट्र की सरकार भी कर रही, दिल्ली की सरकार भी सब कर रही है। ये क्या है फिर ये? और आप उसमें क्या कर रहे हैं? एक दरगाह, एक मस्जिद। अरे ये क्या है भाई? ये आप वन साइडेड फैसले ले रहे हैं। आप तो संविधान पे ओत लिए ना, तो आपको सबको बराबर ट्रीट करना है। आप एक रिलीजन के कैसा हो सकते वहां की सरकार? मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से, मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है। सवाल यह है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी की आप जब बात करते वहां आपको सूट करता, फिर जब माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात आ रही मस्जिद की, तो आप मस्जिद का प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर रहे? अगर वो मस्जिद पे हमला नहीं होता, किसी और की प्लेस, रिलीजियस प्लेस पे हमला होता, तो अब तक आप लोग क्या करते? आपके हर टीवी चैनल पर आप लोग शुरू करते, रेडिकलिज्म हो रहा है, अपीसमेंट हो रहा है, हम इसको दबा देंगे। अब तक कितने बुलडोजर घर तोड़ दिए जाते अब तक। उन्होंने फिर एक ट्वीट किया और लिखा कि 6 दिसंबर जारी है। एकनाथ शिंदे फडणवीस, आपकी सरकार के तहत एक मस्जिद पर भीड़ के जरिए हमला किया जाता है। ये कानून के शासन पर हमला है, लेकिन आपकी सरकार को इसकी चिंता नहीं है। महाराष्ट्र के मुसलमानों को बैलेट के माध्यम से जवाब देना चाहिए, ताकि आपकी पार्टी AIMIM के उम्मीदवार आगामी चुनाव में जीते और भीड़ और उन्हें संरक्षण और समर्थन देने वाले राजनीतिक नेताओं और पार्टियों को रोका जा सके। और उन पार्टियों की चुप्पी को याद रखें जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने नैतिक जीत हासिल की है। यानी ओवैसी वही अपना चुनावी कार्ड खेलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। बैलेट पेपर का जिक्र किया है और किस तरीके से ये कहा है कि आप इकट्ठा होकर एक जगह पर जो है वोट दें और AIMIM को वहां पर जिताएं, ये साफ तौर पर ओवैसी ने कहा है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव आने वाले वक्त में होने वाले हैं, उससे पहले अब सियासत कितने जोरों पर है। वहां जहां एक तरफ शिंदे सरकार जो है लगातार, चाहे लाडली बहना योजना हो, फिर चाहे वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये तीर्थ यात्रा की योजना हो, ये तमाम चीजें वहां पर जनता के लिए कर रही है। तो वही जो विपक्षी दल है, खासतौर पर ओवैसी जिस तरीके से तिलमिलाए हुए हैं। ओवैसी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इस मस्जिद का वीडियो देखकर ये तमाम बातें कही हैं, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया कि ये रेवड़ी जो है वो बीजेपी और शिंदे की जो गठबंधन की ये सरकार है, इसकी तरफ से बांटी जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इन सब से परे जिस तरीके से हाल ही में जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, उसको लेकर अब शिंदे गुट के जो नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने दरअसल पलटवार किया है और ये साफ तौर पर दरअसल पलटवार करते हुए कहा कि पहले तो ये तय होना चाहिए कि विश्वासघात किसने किया है, क्योंकि
शंकराचार्य ने यह कहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। तो ऐसे में शंकराचार्य ये तय करने वाले कोई भी नहीं होते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है या नहीं हुआ है। संजय निरुपम ने कि साफ तौर पर कहा कि शंकराचार्य धार्मिक कम और राजनीतिक ज्यादा हैं। जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं, जाहिर तौर पर उनका ऐसे बयानों से कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से इस तरीके की टिप्पणी दरअसल की गई है तो यह अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला है। उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि दरअसल जब तक वो दोबारा यानी उद्धव ठाकरे दोबारा सीएम नहीं बन जाते तब तक हमारा दुख दूर नहीं होगा। तो ऐसे में वो शंकराचार्य कम और राजनीतिक हस्ती ज्यादा लग रहे हैं। ये तमाम बातें बोलते हुए संजय निरुपम ने इस पूरे मामले को लेकर शंकराचार्य जो हैं अविमुक्तेश्वरानंद उन्हें घेरते हुए किस तरीके से उद्धव ठाकरे पर भी हमला बोला है, सुनिए। देखिए, शंकराचार्य जी हमारे धर्म गुरु हैं। आदि शंकराचार्य ने 1200 साल पहले चारों पीठ की स्थापना की और शंकराचार्य की स्थापना की। एक बड़ी पवित्र संस्था है और इनकी पवित्रता को कोई आंच ना आए, हर हिंदू की चिंता रहती है और हर हिंदू के अंदर शंकराचार्य जी के प्रति एक जबरदस्त आस्था और श्रद्धा होती है। ऐसे में शंकराचार्य जी कहीं किसी के घर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन वहां जाके पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद या उसके बजाय जब वो राजनीतिक बयान देते हैं तब निश्चित तौर पर उस पर ऐतराज होता है। कल उन्होंने दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा विश्वासघात, कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ। यह शंकराचार्य तय नहीं कर सकते। सच यह है कि उद्धव ठाकरे ने स्वयं विश्वासघात किया। 2019 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा थी उस विचारधारा के आधार पर मिलकर चुनाव लड़ा था। जो फैसला आया वो सामने। उसके बाद उद्धव ठाकरे अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं और हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ते हैं और उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाते हैं, वह विश्वासघात था। अगर विश्वासघात है तो, वरना मैं इसको एक राजनीतिक फैसला मानता हूं। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने अपना एक राजनीतिक फैसला लिया, सही गलत जो भी है उनको तय करना है। अब उसके प्रतिक्रिया में 2 साल बाद जो एक बहुत ही डिजास्टर सरकार चलाई थी इन्होंने 2 वर्षों तक, जिसमें सिर्फ जनता के बीच जाना नहीं, मंत्रालय जाना नहीं, सिर्फ फेसबुक से लोगों से बात करते थे। तो उसके 2 साल बाद शिवसेना के उन्हीं के विधायकों ने उनके नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया और बाला साहब जी की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस विचारधारा को आधार बना करके उसका सम्मान करते हुए वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। उसको ये कहते हैं विश्वासघात है, जबकि यह विश्वासघात नहीं है, बल्कि मैं जो गलती उद्धव ठाकरे ने की उसको दुरुस्त करने का प्रयास शिंदे जी की तरफ से और उनके साथियों की तरफ से हुआ था। अब ये जो भी है, कम से कम इस विषय पर शंकराचार्य जी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ी वेदना हुई, मुझे पीड़ा हुई है। अब किसी व्यक्ति के साथ व्यक्ति के राजनीतिक खिलवाड़ की वजह से आपको पीड़ा होती है? आप एक धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं, इसका ख्याल रखिए और इसका हम बहुत सम्मान करते हैं। अब वो कहते हैं जब तक ये मुख्यमंत्री बनेंगे तब तक पीड़ा रहेगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह शंकराचार्य नहीं तय करेंगे, यह महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। महाराष्ट्र की जनता तय करेगी किसको मुख्यमंत्री बनना, किसको मुख्यमंत्री नहीं बनना। कल कल्पना करिए कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो क्या शंकराचार्य जी के मन में महाराष्ट्र की जनता के प्रति नाराजगी पैदा होगी? क्या उनसे वो नफरत करने लगेंगे? क्या वो उनके अंदर जो वेदना है वो बरकरार रहेगी और वो वेदना महाराष्ट्र के लोगों के खिलाफ रहेगी? इसलिए हमारा ऐतराज है। वो कहते हैं जो विश्वासघात करने वाले लोग हिंदू नहीं हो सकते। ये बहुत ही घटिया सा कुतर्क है। विश्वासघात करना, सबसे पहले तो विश्वासघात हुआ, किसने किया अभी यह तय होना बाकी है। अब कोर्ट में जो कुछ चल रहा है वो चल रहा है और कम से कम इस बारे में शंकराचार्य तय नहीं कर सकते कि विश्वासघात हुआ कि नहीं हुआ और किसने किया किसने नहीं किया। लेकिन इसके आगे बढ़कर जो बयान दे रहे हैं कि विश्वासघात करने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता, यह बहुत बड़ा कुतर्क है। क्यों? क्योंकि विश्वासघात करना एक मानवीय अवगुण है।
यह हर प्रकार के वर्ग में रहता है, हर धर्म के लोगों में रहता है। अगर आप कहते हैं कि हिंदू कभी विश्वासघात कर ही नहीं सकता, तो तमाम जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उसमें विश्वासघात के बहुत सारे किस्से मिलेंगे, आपको बहुत सारे प्रकरण मिलेंगे। जो हिंदू इतिहास है, हिंदू राजाओं के इतिहास है, आप चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के जमाने से देख लीजिए, क्या उस समय विश्वासघात नहीं हुआ? और जो विश्वासघात करने वाले थे, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या आप ये कहते हैं कि उन्होंने जो सम्राट अशोक ने अपने भाइयों की हत्या कर दी थी खुद राजा बनने के लिए, वो अपने आप में एक विश्वासघात है? तो क्या सम्राट अशोक बौद्ध बनने से पहले हिंदू नहीं थे? तो इस प्रकार के कुतर्क देकर के हिंदुओं की भावनाओं को उत्तेजित करना और हिंदुओं के मतों को प्रभावित करना, यह सरासर गलत है। शंकराचार्य बहुत बड़े जानकार होते हैं, विद्वान होते हैं, उनकी विद्वता पर हमको कोई शक नहीं है, लेकिन कम से कम राजनीतिक भाष्य करते समय एक तो राजनीतिक भाष्य करे नहीं, और अगर राजनीतिक भाष्य करते हैं तो कुतर्क न दिया करें, ऐसा हमारा विनम्र आग्रह है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है, जहां हर एक राजनीतिक दल लगातार हर दांव पे चल रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता पर जो है आने वाले वक्त में काबिज हो सके, और इसको लेकर ही ये फिलहाल पूरा राजनीतिक घमासान महाराष्ट्र में अलग अलग मुद्दों को लेकर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।